अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम तर लेटेस्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। आज हम 8th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 3 के जितने रिमेनिंग टॉपिक्स थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती क्या है और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। The change in the gene of an organism using biotechnology technique is called genetic modification। जैसा कि इसके वर्ड पर अगर आप गौर करें, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक का मतलब ये है कि जीन की वजह से होने वाली, ठीक है। जेनेटिक जहां पर भी लफ्ज आएगा उसके अंदर लाजमी तौर पर जो हमारी जीन्स हैं, जो खसूसियात मौरूसी होती हैं, जो विरसे में हमें मिलती हैं, जो ट्रांसफर होनी होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, उसके अंदर की गई तब्दीली। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होगा, किसी भी जानदार के जीन्स के अंदर जो हम तब्दीली करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर इस डेफिनेशन पर आप गौर करें, चेंज इन द जीन। अब ये जो जीन है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या जीन का जो चेंज होना है इससे आप क्या मीनिंग लेंगे। तो चेंज इन जीन जो है, इट मे बी एडिशन, रिमूवल और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। अगर आप किसी भी जानदार या ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन ऐड करते हैं अपनी रिक्वायर्ड या मतलूबा खसूसियात की हामिल, या फिर आप उस जानदार के अंदर से अपनी मतलूबा जीन को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ जीन, आप उस जीन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, कोई तरमीम करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं या इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं ये किसके अंदर काउंट होते हैं, चेंज इन जीन। ये जीन की चेंज के अंदर काउंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए कहाँ पर फायदेमंद होगा, तो इसके बारे में बताया गया, रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो पौधे होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसा भी सिस्टम होता है कि कुछ नुकसानदेह जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे जो पौधे होते हैं उनकी डेवलपमेंट में, ठीक है, उनकी ग्रोथ के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसका प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं और पौधा जो है उसके अंदर ऐसी खसूसियात डिवेलप कर देते हैं कि जो उसके अंदर बीमारियां पैदा होनी है, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से पैदा होनी है, वो उसके खिलाफ क्या करे, पहले से ही अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत रखता हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा प्लांट होगा वो पहले से ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी उसके खिलाफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करेगा, उसे डिजीज देने की कोशिश करेगा, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो पौधा है, उसके अंदर पहले से ही उसके खिलाफ दिफा करने की सलाहियत मौजूद होगी। तो इस तरीके से जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसके लिए फायदेमंद होंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जीएमओ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जीएमओ क्या होता है, डिफाइन जीएमओ। इसकी अगर फुल फॉर्म देखी जाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुकी हो। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जानदार जिसके जीन्स के अंदर हम तरमीम करते हैं, तब्दीली करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन का जैसे बताया था कोई भी प्रोसेस हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, रिमूवल भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीएमओ या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी है हम इससे किस तरह से प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और वो हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद होंगी। तो हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इंसुलिन एंड वैक्सीन एज अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पर सिर्फ दो जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, इंसुलिन और वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है इंसुलिन। इंसुलिन एक्चुअली है कि अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें, इट इज एन ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज। ये एक इंसानी प्रोटीन ही होती है और ये पैंक्रियाज के अंदर पैदा होती है या जनरेट होती है। अब इसका मकसद क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि जो इंसुलिन है, ठीक है, ये किस चीज को कंट्रोल करती है, इसका मकसद क्या है।
इट कंट्रोल्स ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जो हमारा खून होता है बॉडी का, उसके अंदर ग्लूकोज लेवल जिस चीज ने कंट्रोल करनी है, वो किस चीज ने करनी है? इंसुलिन ने। तो इंसुलिन ही वो चीज है जो हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा शुगर लेवल होता है उसे कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अक्सर हमने सुना है कि कुछ जो होते हैं, एक डिजीज की बात कर दी है जैसे डायबिटीज है, या जिसे ज़ियाबेतीस या शुगर कहा जाता है। शुगर किस तरीके से पैदा होती है? किसी भी एक नॉर्मल बंदे के अंदर क्यों शुगर पैदा हो जाती है, उसकी क्या वजह हो सकती है? हमने जैसे बात की है, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल या जो शुगर लेवल होता है वो किस चीज ने कंट्रोल करना होता है? इसी इंसुलिन ने कंट्रोल करना होता है। इन केस जो हमारी बॉडी है वो मतलूबा इंसुलिन पैदा ही नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि पैंक्रियाज ने इंसुलिन को पैदा करना है। इन केस पैंक्रियाज में कोई इशू आ गया है और वो जो हमारी मतलूबा इंसुलिन है वो तैयार ही नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा? जो हमारा शुगर लेवल होगा वो बढ़ जाता है, ठीक है। जो बॉडी होती है उसके अंदर शुगर लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर होता क्या है? फिर डायबिटीज स्टार्ट हो जाती है। अब क्या डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर इंसानी जिस्म में डायबिटीज या अगर बात कर लें जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है, तो क्या हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज करते हुए ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जहां पर बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको यूज करेंगे, ठीक है। हम ऐसी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि इस मतलूबा ग्लूकोज लेवल है उसको क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो कैसे कर सकती हैं? यहाँ पर जैसे बताया हुआ जीएम बैक्टीरियम, तो हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसका जो पैंक्रियाज है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर पैदा होने वाली इंसुलिन भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से जो शुगर लेवल है वो भी बिल्कुल कंट्रोल हो रहा है। तो हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से मतलूबा जो जीन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकाल लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे? उसे हम जिस इंसान के अंदर ये बीमारी मौजूद है उसके अंदर हम अपना जो मतलूबा जीन दाखिल कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? अब जो हमने जीन वहां पर एंटर कर दिया है वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हुए कॉलोनीज क्रिएट करेगा, और उस कॉलोनीज के अंदर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता ऐसी इंसुलिन तैयार होना शुरू हो जाएगी जो कि मतलूबा ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट अब एक और टॉपिक हमने डिस्कस करना है वैक्सीन्स, के वैक्सीन्स क्या होती हैं, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए, इट इज अ मटेरियल विच कंटेन्स वीकेंड और किल पैथोजेंस एंड इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने अंदर वीकेंड या फिर किल्ड पैथोजेंस रखता है, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज काजिंग जर्म्स, ठीक है, ऐसे जर्म्स या ऐसे खुलिये या ऐसे सेल्स जिनकी वजह से किसी भी जिस्म के अंदर बीमारी पैदा हो सकती है। तो जो वैक्सीन होती हैं इसके अंदर वो वीक फॉर्म में भी हो सकते हैं, किल फॉर्म में भी हो सकते हैं पैथोजेंस। इनका काम क्या है? जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, मुदाफती सिस्टम होता है, जिसने इस डिजीज के खिलाफ फाइट करनी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर ये इम्यूनिटी पैदा करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वीकेंड और जो डेड पैथोजेंस हैं वो किस तरीके से फायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जब हम किसी जानदार के अंदर कोई वैक्सीन एंटर करते हैं तो वो सबसे पहले देखेंगे जो इनके वीकेंड या फिर डेड पैथोजेंस हैं, ठीक है, सबसे पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फिर इन्हीं की वो क्या करेंगे? एंटीबॉडीज तैयार करेंगे। यहाँ पर उनकी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेंगे, मतलब उनको ये पता चल जाता है कि यही हमारे वीक या डेड पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से अब बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले ही वो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इन एंटीबॉडीज का काम क्या होगा? ये जो हमारे वीकेंड या डेड पैथोजेंस होंगे इनके खिलाफ या करेंगे, काम करेंगे, और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होगा उसको बूस्टअप करेंगे। इन केस अगर हमारे जिस्म में बाहर से कोई डेड या वीक पैथोजेंस एंटर होता है या बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद है, तो जब हम इंसुलिन एंटर करेंगे तो ये इन एंटीबॉडीज की मदद से इनके खिलाफ फाइट करेंगे और जितना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होगा उसको बूस्टअप करेंगे और डिजीज के प्रोड्यूस होने के चांसेस को कम से कम कर देंगे। नेक्स्ट अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए, जो वैक्सीन्स हैं उनको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसी वैक्सीन्स के नाम बताएं जो कि इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के जरिए से या फिर जो एंटीबॉडीज मेथड है इसके जरिए से हम तैयार कर चुके हों। सबसे पहले है जैसे हेपेटाइटिस बी या टाइफाइड, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन्स बिल्कुल प्रिपेयर हम कर चुके हैं, ये हमारे पास डिवेलप्ड फॉर्म में मौजूद हैं। देन उसके बाद मलेरिया एंड HIV, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन पर काम अभी हो रहा है, ठीक है।
तो इनके खिलाफ भी वैक्सीन ऐसी तैयार कर ली जाएंगी जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। इन केस अगर ये बीमारी अटैक करना शुरू करे, ये अटैक करने की कोशिश भी करे, तो हमारी बॉडी जो होगी इनके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडीज रखती होगी, ऐसी बीमारी होने से हम बच सकेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर। जैसा कि हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, हमारी हर साल ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरी पैदावार है उसे हासिल कर सकें। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी वजह से जो हमारा ग्रोथ रेट है, जो हमारी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। प्लस एक और चीज़ का भी हम ख्याल करते हैं, जैसे हर साल बहुत से ऐसी डिजीज़ होती हैं जो पौधों को इफ़ेक्ट करती हैं, तो अगर हम ऐसी वैक्सीन्स तैयार कर लें या ऐसे तरीके अपना लें जिनकी वजह से हम इन बीमारियों के खिलाफ पहले से ही मुदाफ़ती निज़ाम डिवेलप कर लें, कुछ ऐसी वैक्सीन्स या मेडिसिन बना लें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी हासिल हो सके, और जितने भी जर्म्स होते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स होते हैं या हर्बिसाइड्स होती हैं, उनके खिलाफ हमारे जो पौधे हैं वो पहले से ही अपना मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रॉन्ग कर लें। अब किस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर है, हाई यील्ड ऑफ क्रॉप, जो हमारा सबसे पहला बुनियादी मकसद होता है, जो हमारी पैदावार है उसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना है। अब उसके लिए हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हर्बिसाइड्स होते हैं वीड किलिंग केमिकल्स, ठीक है, ऐसे केमिकल्स जो कि वीड को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर पेस्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स होते हैं। नेक्स्ट अब इसी एग्जांपल्स की बात की जाए कि जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, हमने इनके ज़रिए से कौन कौन से ऐसे पौधे ऐसी फसलें हैं जिनकी पैदावार हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, कॉर्न, व्हीट, राइस, कनोला, ईटीसी। और भी इसकी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट अब आगे एक और चीज़ है क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के अंदर एक और चीज़ भी है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। अगर एक्सेसिव साल्ट्स आ जाते हैं, किसी भी पौधे के अंदर नमकियात की ज़्यादती हो गई है, नमकियात बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो हमें पता है कि अब वो मतलूबा मिकदार देने से कासिर होगा। तो इस मसले को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ऐसी जीन की तलाश में हैं कि हमें कोई ऐसी जीन्स मिल जाए जो कि एक्सेसिव केसेस के अंदर, अगर माहौल बहुत ज़्यादा नमी वाला उसे चाहिए था लेकिन नमी वाला नहीं मिल रहा, तो वो उसके खिलाफ भी रहने की सलाहियत अपने अंदर अडॉप्ट कर ले, या फिर जो रिक्वायर्ड कंडीशन है अगर उसे एक्सेसिव मिकदार में मिल रही है तो उसके खिलाफ भी वो अपने अंदर जो है ऐसी खसूसियात रखता हो कि उनको बर्दाश्त कर सके। नेक्स्ट अब हमारे पास है फूड प्रोडक्शन एंड प्रेजर्वेशन। अब जो फूड है प्रोडक्शन की तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से हम ज़्यादा उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आगे प्रिजर्वेशन के, हम किस तरीके से उनको स्टोर भी कर सकते हैं, उनका जो लाइफ टाइम है वो बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले है बेटर क्वालिटी जीन। ये जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है या प्रेजर्वेशन है, ठीक है, आपने किसी चीज़ को महफूज रखना है या फिर उससे ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करना है, इन दोनों के लिए भी जो जीन आपने सिलेक्ट करना है वो बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। जितना जीन्स के अंदर खसूसियात ज़्यादा होंगी, आगे उसने जितनी नशोनुमा करनी है, जितनी भी प्रोडक्शन देनी है, वो उतनी ही ज़्यादा बेटर होगी। तो हाई यील्ड ऑफ मिल्क, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को किसी एनिमल्स के अंदर हम इसको डिवेलप करते हैं तो उससे क्या होगा, जो दूध की मिकदार होगी, मिल्क की मिकदार होगी, वो हमें ज़्यादा हासिल होगी। नेक्स्ट इसी तरीके से हाई यील्ड ऑफ मीट, ठीक है, हमारे ऐसे जानवर जिन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी के जीन्स देंगे तो बदले में वो हमें क्या देंगे, जो मीट है, जो उनका जो मीट होगा वो हमें ज़्यादा अच्छी मिकदार में मिलेगा। इसी तरीके से बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, अगर पौधों की बात कर ली जाए, अच्छी खासियत का जीन अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके बदले में हमें बेटर क्वालिटी मिलेगी फ्रूट्स की, और इसी तरीके से बेटर क्वालिटी हमें वेजिटेबल्स की भी मिलेगी। अब जो वेजिटेबल या जो फ्रूट पहले से ही बेटर क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, तो उसका अगर बात कर लीजिए, उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी, लाइफ टाइम होगा, या उसका जो महफूज रखने का टाइम होगा, जो उसकी प्रेजर्वेशन टाइम होगी, वो भी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जीन्स पर ही डिपेंड करती हैं। अगर जीन्स हमारा अच्छा होगा तो ये सारी की सारी जो खसूसियात हैं हम हासिल कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट हेल्थ। अब हम हेल्थ के शोबे में देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं, इन्होंने किस तरीके से हमारी जो हेल्थ है उसके अंदर अपना किरदार अदा किया है। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इंसुलिन के बारे में कि एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है और इससे हम डायबिटीज़ जो है उनका इलाज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो वैक्सीन होती हैं उसकी मदद से हम इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती हैं उनका इलाज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमें मज़ीद बताया हुआ है जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इनको हम यूज़ करके स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, ठीक है, जो ग्रोथ का प्रोसीजर होता है उसको हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं। इसी तरीके से
बीटा एंडोर्फिन है जो कि पेन किलर ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है, और इंटरफेरन है जो कि एंटीवायरल प्रोटीन के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से मोस्टली एमसीक्यूज ही आपका होता है, और अलग से कोई शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसी की मदद से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, डिस्कस करते हैं इनके बारे में। द फर्स्ट वन इज जीन थेरापी। ठीक है, जीन थेरापी क्या होगी? इट इज यूज्ड टू क्योर एड्स एंड कैंसर। एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इस्तेमाल होती है उसका नाम क्या है? जीन थेरापी। इफेक्टिव जीन इज सप्लीमेंटेड और रिप्लेस बाय अ नॉर्मल जीन। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो मुतासरा जीन होती है अगर उसकी थोड़ी बहुत कमी है तो हम उसे पूरी कर देते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री मेथड के जरिए से। और इन केस अगर उसके अंदर कमी इतनी ज़्यादा है कि हम पूरी नहीं कर सकते, देन हम क्या करते हैं, उसे टोटली रिमूव करके जो नॉर्मल जीन होती है उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से जो एड्स है और कैंसर है इनका इलाज जीन थेरेपी की मदद से किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, जिसे डीएनए टेस्ट भी हम कह सकते हैं। यूज फॉर जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसीजेज। अब जो मौरूसी खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, इन केस अगर उसमें कोई डिजीज़ पैदा हो जाती है, ठीक है, जिसका ख़तरा होता है कि ये जो डिजीज़ है ये पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाती है या हो सकती है, तो उसके नतीजे में जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं जेनेटिक टेस्टिंग, जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि ये जो हमारे पास डिजीज़ है आया कि ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हुई है या इसकी कोई और रीज़न है। उसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं डायरेक्ट उसी के ऊपर ही टेस्ट अप्लाई करते हैं और उससे हम उसके बारे में मालूमात जो होती है वो गैदर कर लेते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड पेरेंटिटी कैन बी डिटरमाइन। अब इस टेक्निक के ज़रिए से हम जो कोई भी बच्चा है या कोई भी हमारे पास एक डॉटर सेल है, हम उसकी मदद से डीएनए टेस्ट करके जो पेरेंट्स हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अक्सर सुना होगा कि अक्सर हादसात हो जाते हैं तो नहीं पता चल रहा होता, शनाख्त ही नहीं हो पाती कि इनका किसके साथ रिलेशन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं। डीएनए टेस्ट से हमें उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये टेक्निक इसलिए यूज़फुल होगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग का क्या काम है? इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट जेनेटिक एनालिसिस। अब मुख्तलिफ किस्म के जो हमने जेनेटिक एनालिसिस करने होते हैं, तज्जियात करने होते हैं, उसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे उसका नाम है क्लोनिंग। क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट। अगर हम जो क्लोनिंग है अगर उसे हम जानवरों के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, हम बेटर क्वालिटी की जो मीट है और मिल्क है इन दोनों को हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास एक और टॉपिक है इन्वायरमेंट, कि जो बायोटेक्नोलॉजी है क्या इसकी मदद से हम इन्वायरमेंट को भी बेहतर बना सकते हैं? द आंसर इज यस। इस टेक्निक की मदद से हमारे जितने भी इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सेवेज वाटर, जो हमारे ये मसाइल होते हैं इनको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? जीएम बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं जो कि ये जो नुकसानदेह मादा होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको क्या करते हैं, स्पॉइल करके ख़त्म कर देता है। तो इस टेक्निक की मदद से हम इन मसाइल को भी हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।